12 पार्टिकल्स थे, 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। फिर इसके जो मार्बल है, मार्बल को ड्राई करना है आपको, तीनों में से कुछ ही 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। फिर इसके नीचे होगी अनायनिक साइड। अब इस अनायनिक साइड हेलो एवरीवन, दिस इज अर्सूरी। वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कैसे 95% आए केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड के अंदर, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, क्या स्टडी प्लान थे, कौन सी मैंने बुक यूज करी, क्या टाइम टेबल था, कौन सा पार्ट मैंने कितने टाइम में करा, रिवीजन के टाइम में मैंने कितना टाइम लगाया, बोर्ड्स की रिवीजन के टाइम पे मैंने कैसे रिवीजन करी। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सी बुक्स यूज करी थी। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को 70% मेरा एनसीईआरटी से सारा मैंने सिलेबस कवर करा है। उसके बाद मेरे पास एक एग्जाम आइडिया थी जिससे मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट और इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को करे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं एग्जाम आइडिया से भी पढ़ता था। अब मैं सैंपल पेपर की बात करूं, जो हमारे चैप्टर वाइज सैंपल पेपर होते हैं, मेरे पे जो 3 फेमस अरिहंत, एमटीजी और ओसवाल के मेरे पे ये तीनों थे। लेकिन इसमें से मैं सबसे ज्यादा 80% मैं ओसवाल को पढ़ता था। मैंने सीबीएसई बोर्ड तक जब तक पेपर नहीं तब तक मैं इसी को ही पढ़ता था, क्योंकि इसमें इन तीनों में डिफरेंस क्या रहा था कि एमटीजी और अरिहंत में क्वेश्चंस एक साथ होते हैं, फिर उसके पीछे आंसर्स होते हैं, कड़ी में हिंट होता है, मतलब एक प्रॉपर आंसर नहीं होता। जबकि ओसवाल में आपको क्वेश्चंस के नीचे आंसर मिलेंगे, आंसर टिप्स मिलेगी, जो स्टूडेंट एरर करते हैं क्वेश्चंस में वो आपको अलग से मिलता है, और एक टॉपर का आंसर भी मिलता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो और हर एक चैप्टर के लिए आपको एक रोड मैप मिलता है। तो ओसवाल काफी इंपॉर्टेंट बुक और काफी बेनिफिशियल रही मेरे को 95% स्कोर करने में। और इसके अलावा मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना रखे थे, उनको भी मैं लास्ट तक पढ़ता था। तो दोस्तों, ये था मेरा बुक्स का। इसमें से मैं आपको बताऊं तो ओसवाल और एनसीईआरटी और अपने खुद के नोट्स 95+ स्कोर करने के लिए दोस्तों इनफ है। और बुक्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे फिजिकल केमिस्ट्री, कैसे इनऑर्गेनिक और कैसे ऑर्गेनिक को टैकल किया। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 23 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री आती है। जब मैंने पेपर दिए तो हमारे में 4 चैप्टर थे: सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट नहीं था। तो दोस्तों, मैं किस तरह फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ता था, जैसे कि अगर मेरा कल टेस्ट है तो मैं कैसे अगर सॉल्यूशन चैप्टर की मैं बात करूं तो कैसे पढ़ता था। मैं पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ता था। कॉन्सेप्ट्स वो मैं एनसीईआरटी या एग्जाम आइडिया की हेल्प से मैं सारे कॉन्सेप्ट, जैसे हेनरी लॉ हो गया, हेनरी लॉ के जो ग्राफिकल पढ़ लिया, उनके किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके फिर एप्लीकेशन, लिमिटेशंस को पढ़ा, और ऐसी आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके एग्जांपल्स जो कई बार 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं करता था। और जो भी मैं करता था वो मैं लिख के प्रैक्टिस करता था, जिससे मेरी लिखने की भी आदत बनी रहती थी और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता था। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद दोस्तों, जो भी जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं उन सबको पहले उन सबके फॉर्मूले और जो उसमें टूल्स यूज होते हैं, टूल्स मतलब कि आपके फॉर्मूले, आपके सिर्फ फॉर्मूले नहीं होते यूज, कुछ अलग चीजें भी होते हैं। जैसे आपके अगर हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें आपकी ये 1 ATM किसके 1 टॉवर से कन्वर्ट करना, 1 पास्कल से कन्वर्ट करना, तो ये सब चीजें, और डेंसिटी से बीच में रिलेशन आता है, डेंसिटी मास वॉल्यूम का। तो इस तरह से जो भी चीजें यूज होती है उन सबको लिख लेता था। जैसे कि अगर एनसीईआरटी में 4 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं हेनरी लॉ के, तो मैं उन चारों में देखता था कि क्या उन चारों में अंतर है, क्या क्या नई चीज उन चारों में आ गई, तो उन सबको लिख के तो और उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करता था, जिससे काफी हेल्पफुल रहता था दोस्तों, काफी आसानी से क्वेश्चंस हो जाते थे। तो इस तरह से मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स होते थे वो करता था। और उसके बाद जब ये दोनों मेरे कवर हो जाते थे, सारे न्यूमेरिकल्स पर टॉपिक, उसके बाद में जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बच जाते थे उनको रिवाइज करता था, कौन से जो स्किप हो गए उनको करता था। और उसके बाद में सैंपल पेपर से प्रीवियस ईयर्स को देख लेता कि कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई एक्स्ट्रा हो जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो फिर वो ओसवाल से कंप्लीट हो जाता। तो दोस्तों, ये था मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का क्या मेरा पैटर्न था। अब बात करूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की,
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर थे, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, जो 19 मार्क्स हमारे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। अब पी ब्लॉक और मेटलर्जी की बात करूं तो दोस्तों मैंने इन दोनों चैप्टर को फुली एनसीईआरटी से करा है, जबकि पी ब्लॉक अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट को किसी दूसरी बुक से करते हो तो ये काफी टफ और काफी लेंथी पड़ता है, जबकि ये एनसीईआरटी से भी काफी लेंथी चैप्टर है। और एनसीईआरटी से अगर आप करते हो तो काफी वो बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं और हर एक आप एक टॉपिक ग्रुप 16 में जैसे आप रीड करोगे ओजोन वाले टॉपिक को, तो उसमें ही आपको हर एक लाइन में क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके एनसीईआरटी इंडेक्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया मिलेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट और मेटलर्जी मैंने फुली एनसीईआरटी से करा था, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का एनसीईआरटी में कवर्ड है और काफी, अगर आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी से इनको करें। बी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के लिए एनसीईआरटी के जो इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें कुछ थ्योरी है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपका लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, कॉन्ट्रैक्शन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन सबको याद रखने के लिए मैंने नोट्स बना लिए थे इन दोनों चैप्टर्स के, जो काफी एंड तक मेरे को बेनिफिशियल रहे। तो बी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के मैंने नोट्स बना लिए थे, तो और उसके बाद मैंने ओसवाल से इनको रिवाइज करता रहा मैं एंड तक। और पी ब्लॉक एलिमेंट को और मेटलर्जी को भी मैं दो बार एनसीईआरटी से फुली रीड कर चुका था, और उसके बाद जब भी मैंने इनको, जैसे फर्स्ट टाइम जब पी ब्लॉक को पढ़ा जब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया पूरा, एक बार जब टेस्ट था स्कूल में तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया एनसीईआरटी से, और उसके बाद जितने भी बार पी ब्लॉक का टेस्ट हुआ मैं ओसवाल से पढ़ के चले जाता था दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दोस्तों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5-6 पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे नोमेनक्लेचर, नेमिंग रिएक्शन, आपकी टेस्ट हो गए, कन्वर्जन हो गए, और भी जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी तो एनसीईआरटी से मैंने करनी स्टार्ट करी थी। एनसीईआरटी में काफी हद तक बिल्कुल जैसे रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शन, टेस्ट, और एनसीईआरटी के जो पीछे के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उन्हीं में से आपके सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्टिंग में तो जब मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा था, हाँ कवर हो रहा था, लेकिन जो उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होती है उसके लिए मैंने एक रिवीजन क्लासेस ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल नोटबुक बना ली थी जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स, नेमिंग रिएक्शंस, टिप्स एंड ट्रिक्स सारी लिखता था, ताकि वो एंड तक मुझे बेनिफिट दे। तो और वो लास्ट तक मेरे को, जब तक सीबीएसई बोर्ड तक मेरे को काफी बेनिफिट्स उसने दिया भी दोस्तों। और जैसे टेस्ट के लिए मैंने अलग पेज बना लिए थे, उसमें जितने भी एनसीईआरटी के टेस्ट हैं उनको लिख लिया, उनके एग्जांपल्स लिख लिए। तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट नोटबुक और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सारे कर लिए थे। तो एनसीईआरटी और इंटेक्स से ही दोस्तों, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आया था। तो इस तरह से मैंने तीनों पार्ट्स को खत्म करा था दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह, जैसे अब ये है, अब कल मेरे स्कूल में टेस्ट है तो मैं किस तरह से, और 3 चैप्टर आ रहे हैं तो मैं किस तरह से उनको पढ़ता था। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं ये चीज इस तरह करता था, तो इसमें कम से कम पर चैप्टर 2 आवर मिनिमम लगता था मुझे करने में पर चैप्टर। और मेरा ये एम था कि 3 चैप्टर है कि 1.5 चैप्टर 1.5 चैप्टर हो जाए बेशक, लेकिन उतने अच्छे से हो कि कोई भी क्वेश्चन हो वो मैं अटेम्प्ट कर सकूं। और इसी तरह मैंने पैटर्न मार्च से लेके अक्टूबर तक मैं हमेशा ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पहले कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इनको जब तक मार्च से लेकर अक्टूबर तक जितने भी टेस्ट मैंने दिए इनको मैं इसी तरह से पढ़ के जाता था। उसके बाद जब मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अब कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, तो उसके बाद मैं स्किप करना मैंने टॉपिक्स को स्टार्ट किया था दोस्तों। उसके बाद मैं जो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करता था। तो ये था दोस्तों कि कितने मैं किस तरह मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं बताऊं कि कितने घंटे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं अगर टाइम टेबल बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करी तो 3 आवर्स दोस्तों लग जाते थे, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर से जो कॉन्सेप्ट्स है उनको काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्टार्टिंग में करी तो 3 आवर्स देने पड़ते थे अच्छे से करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री पर चैप्टर 1.5 आवर्स में मैं कर देता था। और ऐसे ही अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें भी 2 आवर्स देने पड़ते थे, क्योंकि रिएक्शंस है और पी ब्लॉक काफी लेंथी चैप्टर है। लेकिन जैसे मेटलर्जी की बात करूं, मेटलर्जी
45 मिनट्स में हो जाता था कंप्लीट। ऐसी कोऑर्डिनेशन 1 आवर में। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक थोड़े लेंथी चैप्टर हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता था। बाकी ये मेरा टाइम टेबल था दोस्तों अगर आपको 95 प्लस स्कोर करने लास्ट 5 मंथ्स में, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेगुलर वीडियोस कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डलेंगे दोस्तों। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू दोस्तों।